everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. Today we are starting our new subject that is Indian Economy. अब इंडियन इकोनॉमी को हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हिसाब से समझना है दोस्तों, तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली बात तो इंडियन इकोनॉमी की बात की गई है, नॉट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फर्क क्या होता है दोस्तों? इकोनॉमिक्स आर द कोर कंसेप्ट एंड इकोनॉमी इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द कोर कंसेप्ट। ओके, सो ये फ़र्क होता है दोस्तों, हमें इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है। आप यूपीएससी के सिलेबस में भी देखोगे ना, तो यही दिया है कि डेमोग्राफिक डिवीज़न, ओके, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ें क्या होती है, किस तरह से आपके लाइफ़ के ऊपर इम्पैक्ट करती है, इन चीज़ों को ही हमें समझना है। सो यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन पार्ट, नॉट ओनली द कोर कांसेप्ट। अब मेनली बच्चों को इंडियन इकोनॉमी डिफ़िकल्ट इसलिए लगने लग जाता है, क्योंकि वो सिर्फ़ कोर कांसेप्ट पढ़ते हैं और कांसेप्ट पढ़ने के बाद उनको लगता है कि हाँ, हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है और वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन जब बात न्यूज़पेपर पढ़ने की आती है ना दोस्तों, तो वहाँ पर कुछ टेक्निकैलिटीज़ आ जाती है। आरबीआई के थ्रू कुछ इम्पोर्टेंट मेजर्स ऐड किए जाते हैं जो और उन उस टेक्निकल लैंग्वेज में समझने को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से इकोनॉमी डिफ़िकल्ट लगने लगती है बाकी लोगों को। अगर लेकिन आप इस लेक्चर सीरीज़ को पूरा गो थ्रू करोगे, तो इकोनॉमी विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ओके? सो इतना इन डिटेल और इतने बेसिक तरीके से मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊँगा कि इसके बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी नहीं पता होगा, अगर आप ज़ीरो लेवल पे भी होगे ना, तो इन लेक्चर सीरीज़ के थ्रू आप हीरो लेवल पर पहुँच जाओगे। क्योंकि यही लेक्चर सीरीज़ का मोटो यही है कि आपको ज़ीरो से हीरो बनाना है। तो इसलिए इन लेक्चर सीरीज़ से ज़रूर गो थ्रू कीजिए। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में। सो व्हाट इज़ गिवन इन द इंडियन इकोनॉमी सिलेबस? दैट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। मतलब जो गवर्नमेंट स्कीम्स रहती है इकोनॉमी से रिलेटेड, व्हाट व्हाट आर द गवर्नमेंट सी स्कीम्स दैट इज इम्प्रूवाइजिंग अवर इकोनॉमिक्स, उसे भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, सो दिस इज अवर सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड एनालिसिस ऑफ योर इकोनॉमिक्स। वैसे आप ये देख सकते हैं कि 2024 में 15 क्वेश्चन वेयर देयर फ्रॉम इकोनॉमिक्स। अब इसमें से अगर मैं बात कहूँ, तो 12 से 13 क्वेश्चन इस तरह से थे कि आप उन्हें विद कोर कांसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ करंट अफेयर आप आसानी से हल कर सकते थे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही रैंडम रहते हैं दोस्तों, जिनका जो करंट अफेयर का सोर्स है आप कितना भी पढ़ लो, ये मैं आपको जो एक्चुअल चीज़ होती है वो बता रहा हूँ दोस्तों। कोई हमारे इसमें करंट अफेयर से मैगज़ीन से क्वेश्चन आया है, इस तरह की बातें बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखिए, ये 1-2 क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत रैंडम होते हैं, इन्हें ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन हमारे लिए केक वॉक कौन-सा होता है, ये 12 से 13 क्वेश्चन, अगर हमने इन पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया, तो हम यहाँ पर आसानी से 24 टू 26 मार्क्स फेच कर सकते हैं और ये डुएबल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ईज़ी तरीके से आप कर सकते हो। सो हमें यहाँ पर इन 12 से 13 क्वेश्चन के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है, ओके? सो हम इसी तरह से हमारे पढ़ाई को ओरिएंटेड रखेंगे। अब इससे ही हमें पता चल रहा है कि आपकी इंडियन इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग 4 सब्जेक्ट ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो इसीलिए हमें इंडियन इकोनॉमी को इन डिटेल विथ ऑल द बेसिक कांसेप्ट कवर करना है। अब देखिए, ये कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लास्ट ईयर की क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम चलिए इन्हें देखते हैं। सबसे पहले तो एक टाइप होती है कंसेप्चुअल क्वेश्चन की। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये देखिए आप, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इकोनॉमिक सेक्टर्स कौन से होते हैं। जैसे स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर, क्या ये सेकेंडरी सेक्टर है? डेयरी फार्म, क्या ये प्राइमरी सेक्टर है? मिनरल एक्सप्लोरेशन, वीविंग ऑफ क्लोथ्स, ओके। हमें इस तरह से सेक्टर्स पूछे गए हैं। अब ये आपके कोर प्रिंसिपल के ऊपर डिटरमाइन कर सकते हैं अपन। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर सकोगे। अगर नहीं पता होगा, तो आप नहीं कर सकोगे। यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक को इतना यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंसेप्ट पता होगे, कोई भी अगर एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज़ कर रहे होंगे, तो उसे विदाउट कांसेप्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रैंडम गेस आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट कर सकता है। सो रैंडम गेस नहीं रहता है दोस्तों, वो लॉजिकल गेसिंग रहती है। लॉजिकल गेसिंग में भी लॉजिक तो आता है ना, लॉजिक क्या होता है हमारा? वही कोर कांसेप्ट। अगर कोर कांसेप्ट अच्छे रहे, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। सो इस तरह से ये कांसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये पढ़ा दूँगा। सो इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है ये, काफ़ी ईज़ी कैटेगरी में मैंने इसे कैटेगराइज़ किया है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है दोस्तों। सो कांसेप्चुअल क्वेश्चन में इतने ईज़ी क्वेश्चन भी आते हैं, सो हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना है। इन्हें गलत करने का चांस हम ले ही नहीं सकते। अगर इन्हें गलत कर दिया ना, तो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा पीछे आ जाएँगे। सो इसलिए हमें कोर कांसेप्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अब सेकंड टाइप कौन-सी है दोस्तों हमारी?
एनालिटिकल क्वेश्चन। यहाँ पर ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, करंट अफेयर से। जैसे इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ओके, ईटीएफ, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप। अब इसमें से कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये पूछा गया है। अब देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके ऊपर न्यूज चल रही थी नवंबर 2023 में। ये भी आप देख सकते हैं कि करेंसी स्वैप भी जो था, ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। सो इसके लिए इसके ऊपर से क्वेश्चन बनना तो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेड था ही। सो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं कि इसे करंट और स्टैटिक के लिंकेजेस के साथ बनाया गया है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से इन तीनों में से। ओके, तो इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, कि जिसमें हमें करंट अफेयर का नॉलेज किस तरह से हमारे स्टैटिक कंसेप्ट के साथ लिंक होकर पूछे जा सकता है, इन्हें समझना पड़ेगा। और तीसरे होते हैं दोस्तों फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब इन्हें अब इन क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही या फिर स्कीम डाटा, अगर कुछ भी नया आया है यहाँ पर, तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में हमने इसे कैटेगराइज किया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी ईजी होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन ना काफी इजी होते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि विथ द रेफरेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, इस इन जैसे क्वेश्चन को ना आप देखते ही सही कर सकते हो। पहली बात तो ये कि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है कि CSR रूल्स स्पेसिफाई दैट द एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज, जो कि एकदम करेक्ट साउंड कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बात की गई है कि CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज। ये कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट तो दिया ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है, क्या ऐसे इररिस्पॉन्सिबल बनते हुए चलना जो सही होगा? बिल्कुल नहीं सही होगा, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट तो बताना पड़ेगा ना। यहाँ पर कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट दिए नहीं है। सो मतलब ये तो स्टेटमेंट गलत साउंड कर रही है। इसे तोड़-मरोड़ कर बनाया गया है, इस तरह से ये साउंड कर रही है। सो इसी तरह के स्टेटमेंट आते हैं दोस्तों यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में। यहाँ पर स्टेटमेंट को अगर इस तरह से तोड़-मरोड़ कर बनाया गया, तो आप इसे इज़िली आइडेंटिफाई कर सकोगे। सो हमारा आंसर यहाँ पर ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट हो जाएगा। सो इस तरह के हमारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट को समझना है, ओके? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम, डाटा, तो यहाँ पर तोड़-मरोड़ कर क्वेश्चन बनाने का सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। नहीं तो इस तरह के अगर सिमिलर साउंडिंग जो ऐसे सिमिलर साउंडिंग क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों, तो वो हर बार सही होने के चांस होते हैं। ये देखिए, ये तोड़-मरोड़ कर बनाया हुआ दिख रहा था। सो इस तरह के हमारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं और कांसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। दीज़ आर आवर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब इन्हीं तरह के क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमने आपके लिए एक मैगज़ीन बनवाई है, जो कि आपकी रिवीजन पर्पज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब देखिए, कांसेप्ट तो हम सारे पढ़ा देंगे, लेकिन आप रिवीजन कहाँ से करोगे? आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब चीज़ों को जानना है, तो आपको रिवीजन मस्ट है। सो इस रिवीजन के लिए हमने एक मैगज़ीन बनवाई है आपके लिए, जो कि देखिए इस तरह से है। ये हमारे मैगज़ीन का कवर पेज है। सो these आर द कंटेंट व्हिच वी विल कवर इन आवर लेक्चर्स आल्सो। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम बेसिक कांसेप्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इकोनॉमी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स इन इकोनॉमी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुड्स इन आवर इकोनॉमी और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन आवर इकोनॉमी, इस तरह के कांसेप्ट को पढ़ेंगे, जो कि आपके इकोनॉमी को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इन कांसेप्ट के ऊपर से आपको इकोनॉमी समझना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद हम डिमांड और सप्लाई को पढ़ेंगे। अब देखिए, ये डिमांड और सप्लाई थोड़ा कैसा कंसेप्चुअल चैप्टर है, और उसी के साथ-साथ बहुत से लोगों को ये बोरिंग लगने लग जाता है। ये बोरिंग क्यों लगता है? पहली बात तो ये कि कंसेप्ट उनके दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं, तो हमें इस तरह से नहीं चलना है। हम इन्हें डेली लाइफ के साथ रिलेट तो करते हुए चलेंगे, लेकिन आपको इसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया ना, तो आपकी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वाले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन्हें आप काफ़ी आसानी से समझ सकोगे। क्योंकि मेन जो उसका कांसेप्ट है ना दोस्तों, डिमांड और सप्लाई किस तरह से वर्क करता है, उसके ऊपर ही होता है। ओके? इसके ऊपर ही ये इन प्रिंसिपल के ऊपर से ही इन चैप्टर्स के जो आगे के फंडामेंटल्स है वो वर्क करते हैं। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई को आप काफ़ी डिटेल में देख लीजिए। एक बार नहीं समझा आपको तो 2 बार, दूसरी बार आप ज़रूर इस लेक्चर को देखिए, और उसके बाद आपको कभी किसी कांसेप्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक बार फैक्ट देखोगे, इस तरह की चीज़ें हो रही है, फिर उसके बाद रुपए में क्या अप्रिसिएशन आया या फिर डिप्रिसिएशन आया, ओके? डॉलर का अगर सप्लाई बढ़ने के कारण रुपए के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में समझ में आ जाएगी। कि डिमांड और सप्लाई क्या हेल्प करती है आपकी इकोनॉमी में। ओके, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए डिमांड और सप्लाई कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब थर्ड चैप्टर लेंगे हम, हमारा नेशनल इनकम। यहाँ पर हम जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इन जैसे कांसेप्ट से डील करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर हमें एचडीआई, आईएसडीआई, ये जो
डेवलपमेंट बताने वाले इंडिकेटर्स होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट बताने वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं ना दोस्तों, हम इस चैप्टर में उनसे डील करेंगे। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमारा एम क्या है दोस्तों, हमारी लाइफ को अच्छा बनाना। ओके, सो यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। सो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, उसके बाद पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, तो इसे हमें डिटेल में कवर करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन प्लानिंग, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और उसके बाद बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए बैंकिंग में हम टाइप्स ऑफ बैंकिंग कौन से हैं, बैंक क्यों बनाते हैं, बैंक कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, इन तरह की चीजें देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप कहीं पर भी देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्या था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बताइए। सो दिस दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिए फाइनेंशियल मार्केट में लास्ट 2 to 3 ईयर से हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है। सो हम इसे सबसे ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। अब फाइनेंशियल मार्केट की बात होगी तो वहाँ पर हम कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं, ओके, एफपीओ किस तरह से इशू किया जाता है, ये एफपीओ क्या होता है, इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या देखेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अपने कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इन चीज़ों को देखेंगे। ओके, फिर एग्रीकल्चर में एमएसपी क्या होता है, एफआरपी क्या होता है। सो दीज आर द कंसेप्ट इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड करने का इतना कुछ सेंस नहीं बनता था, लेकिन जब 2021 से आप देख सकते हो कि यहाँ पर से क्वेश्चन आ ही रहा है, एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसलिए हम यहाँ पर चांस नहीं लेना चाहते, इसलिए हमने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस चैप्टर को भी इंक्लूड किया है। तो देखिए यहाँ पर काफी कम पेजेस में और काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हमने इस बुक को बनाने की कोशिश की है। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस बुक। अब देखिए एक सैंपल पेज है इस बुक का। यहाँ पर देखिए हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज मेनली कंसर्न विद प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। इस तरह से डिफिनेशन बताई है। फिर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इस पे से क्वेश्चन था ना। सो इस तरह से हमने सारे बेसिक कंसेप्ट को कवर करवाया है। तो आप बस एक काम कीजिए कि आप नोटबुक लेकर बैठिए, ताकि मैं जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ा हुआ आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और उसी के साथ आपके दिमाग को पूरा खुला रखिए, ताकि जो भी कंसेप्ट हमें वहाँ पर फिट करना है, वहाँ पर हम वो कंसेप्ट आसानी से फिट कर सकेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। अब देखिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब आ जाएगा तब हम उन्हें सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर के बीच में इसे डालना कोई सेंस नहीं बनता है। और यहाँ पर बजट और इकोनॉमिक सर्वे को इन डिटेल विथ ऑल द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ओनली हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना है, यूपीएससी के प्रिपरेशन में यही देखना है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें पढ़ना उतना ही है कि जितना हमारे पीवाईक्यूज से हमें रिलेवेंट लगे। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू अबाउट इकोनॉमिक्स। अब देखिए इन जनरल मेरे को आपको कुछ बातें बतानी है, तो वो बताता हूँ। जैसे देखिए आपको रिवीजन के लिए सबसे फ्रूटफुल चीज़ ये रहेगी कि आप इन मैगज़ीन के थ्रू रिवीजन कीजिए। और उसके बाद इन मैगज़ीन में से भी जो इम्पोर्टेंट कांसेप्ट आपको लगे और आप न्यूज़ में उसे देख रहे हो, उनके 2 टू 3 पेजर नोट्स ज़रूर बना के रखिए। और ये जो एग्ज़ाम के पहले का वीक होता है ना, लास्ट वीक, उसमें आप इन्हीं कांसेप्ट को बार-बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये 2 टू 3 पेजर नोट्स रहेंगे सारे सब्जेक्ट के, तो आपको रिवीजन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। ओके, सो आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक कांसेप्ट के साथ।